हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप कभी लेक्चर देख रहे हो. Today is 21 June. I'm recording this lecture as on 21 June 2020. Today is a very special day. The reason being, today is Father's Day. Second, today there is annual solar eclipse. Third, today is 21 June. It is summer solstice, the longest day. Summer solstice क्या होता है वो आगे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. That is what the topic of today is. Okay. तो इतने सारी चीजें और ऊपर से संडे भी है, so छुट्टी का दिन है, मजे करना है. Okay. So it's very special और आज का लेक्चर भी काफी स्पेशल होगा. You're gonna enjoy this. It's very practical and it is connected to everybody out here who is reading geography or not reading geography. सबको ये पता होना चाहिए लाइफ में कि how actually things work. Okay, so today my topic will be how seasons occur. I'm taking standard 7. I'm taking standard 7 chapter 1 and along with that chapter 8, how seasons occur part 1 and how seasons occur part 2. So we'll be covering both the chapters today. So stay tuned and watch till the end. If you have any queries, let them know, the Ghar Baitha Padho series team, and they'll let me know, and accordingly I'll try and solve your queries. Okay, एक दिन अपन live session भी रखेंगे, don't worry. So I'm sharing the screen again. That is how we go. So, hope you can see it now. Okay. Standard 7 geography का ये पेज है और ठीक है, ये कंटेंट है अपना. How seasons occur part 1 I'm taking it up today. It is part of general geography. Sun, Moon and Earth is already being done. It's recorded in my first video of chapter 7 series. You can check that out. And I'm taking how seasons occur part 2. Both are part of general geography. Okay. Let's take how seasons occur part 1. ये chapter very छोटा है. It's very small, very छोटा होगा. काफी छोटा है ये chapter. 2 या 3 पेज का है, तो इसको पढ़ना नहीं है. जस्ट ये एक्टिविटी है बेसिकली, और एक्टिविटी आप लोग को स्कूल में भी कराई जाएगी व्हेन द स्कूल रीओपन्स. सो एक्टिविटी मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज एक्टिविटी नीड्स पर्सनल इंटरेक्शन एंड द लाइव इंटरेक्शन. वर्चुअली एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो मतलब नहीं. बट अब मैं जिस्ट दे देता हूँ आपको कि हाउ सीजन का पार्ट 1 में एग्जैक्टली क्या है. तो पार्ट 1 में दे आर सेइंग अस टू हैव क्वेश्चनिंग माइंड अबाउट हाउ डू डे एंड नाइट अकर. ठीक है, दिन और रात होती कैसे है भाई. हम देखते हैं कि 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है. हाउ इट इज पॉसिबल. और ये जो अर्थ चक्कर लगा रहा है सन के बीच में, सन है एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, तो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वो जो क्या शेप पे वो घूम रहा है, वो सब अपने को थिंक करना है, सोचना है. और ये अगर अर्थ घूम रहा है तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डू सो, टू डू वन रेवोल्यूशन, वो करना है. रोटेशन क्या होता है वो सब सोचना है. सो उस वजह से क्या होता है, सीजन अकर होते हैं. ये सब चीजों की वजह से इनडायरेक्टली क्या होता है, सीजन अकर होते हैं. वो जो अपने पार्ट में पढ़ना है. ठीक है, और अपनी कंट्री कौन सा हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इन विच हेमिस्फीयर इज आवर कंट्री लोकेटेड. तो हम लोग को पता है नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था. और सन की रेज, व्हाई डोंट दी सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये आपने 6th में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होती है. उसके ऊपर 23 यहाँ पे ऊपर जो रहती है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल पे परपेंडिकुलर रेज नहीं आती. तो रीजन इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई अर्थ जो है स्फेरिकल इन नेचर है, सर्कल है, तो इसलिए एक साइड पे ज्यादा आएगी और एक साइड पे थोड़ा कम आएगी. ऑन द पोल्स रहेगी वहां पे एकदम कम आएगी. सो इस वजह से परपेंडिकुलर नहीं होती है. सेकंड, अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्ट है, 23.5 डिग्री क्या है, थोड़ा टिल्ट है. तो कहीं कहीं जगह परपेंडिकुलर रेज आती है, कहीं कहीं जगह इट्स वेरी स्लैंटिंग रेज एंड हेंस नॉट परपेंडिकुलर रेज. तो आपको ये सभी करना है और इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि भाई डे टाइम और नाइट टाइम में चेंज होते जाता है 19 और 28 जून से, क्योंकि आपने वो एक्टिविटी करी हुई. तो अल्टीमेटली क्या, इट टेक्स 24 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग वन डे. अच्छा, वन डे कैसे कंप्लीट होता है, ये जो अर्थ अपने रोटेशन लगाता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो रिवॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं रोटेशन. और वो रोटेशन कंप्लीट कर, एक रोटेशन कंप्लीट करने इट टेक्स 24 आवर्स. सो इट टेक 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ. ये आपको बचपन से पता ही होगा. और रोटेट कैसे करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको पता है. द अर्थ रोटेशन हैज इनेबल्ड टू मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज. अर्थ की वजह से ही मैं डे एंड नाइट को मेजर कर सकता हूँ. थोड़ा दिन है थोड़ा रात है, ऐसा आई कैन मेजर. ओके. और सिंगल डे में भी वी कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेजेस. लाइक सनराइज होता है, फिर 12 बजे मिड डे होता है, फिर सनसेट शाम के 6-7 बजे होता है, फिर डे टाइम होता है पूरे 12 घंटे का, नाइट टाइम भी होता है पूरे 12 घंटे का. उसके अलावा इसमें और क्या पढ़ा, दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म. इट्स वेरी इजी एक्टिविटी, जिस्ट बता देता हूँ.
You have to take 2 tables. एक टेबल पे आपको टॉर्च ऐसे एस्टेब्लिश करनी है सो दैट इट टॉर्च डजंट मूव. टॉर्च यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है सन को. एक टेबल पे आपको लेना है वाइट पेज और उसके सामने आपको लगाना है एक छोटा सा रॉड. ठीक है, जैसे वो पिक्चर में आपको दिख रहा है, दिस इज द रॉड और ये एक वाइट आपको बैकग्राउंड में लगाना है. टॉर्च उसके सामने मारना है, किसके सामने? रॉड के सामने. सो दैट रॉड का जो शेडो है इट विल फॉल ऑन व्हाट? इट विल फॉल ऑन द बैकग्राउंड व्हिच यू हैव केप्ट. अब आपको नोटिस करना है कि टेबल मूव किया मैंने. ठीक है, टॉर्च आई एम नॉट मूविंग इट, आई एम जस्ट मूविंग टेबल असाइड. तो टेबल मूव असाइड करने पर द शेडो ऑफ दैट रॉड इज प्लेसिंग ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ दैट बैकग्राउंड. इसका मतलब ये है कि जब शेडो जो हो रहा है वो किसी और तरफ भी जा रहा है व्हेन यू मूव द टेबल अराउंड. ठीक है, यही एक वो एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे रॉड इज रिजेंबलिंग अर्थ, तो आपको यही देखना है कि भाई अर्थ का मूवमेंट होता है तो हाउ डज द रेज, और रेस की वजह से जो शेडो होता है वो ऊपर नीचे होता है. तो यू हैव टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी. इट्स वेरी वेरी इजी. तो ये फर्स्ट चैप्टर में कुछ था भी. तो फर्स्ट चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट कि भाई डे एंड नाइट क्या होता है, क्यों होता है. रोटेशन करने 24 घंटे लगते हैं. उसके बाद इसके वजह से, रोटेशन की वजह से ही मैं टर्म्स इन टर्म्स ऑफ डेज में मेजर कर सकता हूँ. और मिड डे होता है, एक ही दिन में मिड डे भी होता है, सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है, डे टाइम नाइट टाइम वगैरह वगैरह होता है. तो टू परफॉर्म दिस. और हर दिन का सनराइज सनसेट सेम टाइम पे नहीं होगा. So it depending on the rotation and the revolution of the earth, which you will be taking in chapter 8. So I'm going to chapter 8 now. So how seasons occur? Season occur part 2, text 2. तो सीजन अगर पार्ट 2 भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पार्ट 1 ने एंड किया था. एंड किया था, जो वहाँ पे एक्टिविटी करनी है उसके यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देने. तो एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यू हैव टू आंसर के भाई कब ड्यूरेशन ऑफ द डे वाज अराउंड 12 आवर्स वगैरह वगैरह. यू हैव टू सी. हम ये सब पे नहीं जाएंगे, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. देखो अपने 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से में अपने को पढ़ना है, सन मून अर्थ. ठीक है, यहाँ पे मून का कोई काम नहीं है, बट 3 चीजें मैं बता रहा हूँ. मून जो है वो अर्थ के आगे रिवॉल्व करता है, अर्थ जो है वो सन के आगे रिवॉल्व करता है. तो इन शॉर्ट, मून एंड अर्थ आर मूविंग बट सन इज नॉट मूविंग. यू हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट. सन अपनी ही जगह पर रहता है सोलर सिस्टम में, सन कभी मूव नहीं करता. सन के अराउंड सारे प्लैनेट, सारे स्टार, सारे एस्ट्रॉइड, सारे मीटियोर्स जो भी होते हैं, दैट मूव्स. ओके, सन नेवर मूव्स. सन की ग्रेविटी की वजह से सब कुछ घूमता है और वो पर्टिकुलर एक्सिस में ही घूमता है. So in that scenario, तो यहाँ पे एक पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि apparent movement of the sun. See, you have to emphasize on the word apparent. ठीक है, यहाँ पे movement of the sun लिखा होता तो it would have been totally completely wrong कि भाई movement, sun का movement हो रहा है, but it's not right. sun का movement नहीं होता है. तो हमें ऐसा दिख रहा है कि sun is moving and that's why we see apparent movement of the sun. कि मुझे ऐसा दिखने पर लग रहा है कि sun is moving, but in reality sun is not moving. Actually, earth is moving. ठीक है, तो हम लोग ऐसा एवरीडे नोटिस किया होगा कि भाई सन यहाँ से ऐसा राइज हुआ, ऐसा ऐसा धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे होने के बाद ऐसा क्या हो गया, वो ईस्ट में क्या हो गया, सेट हो गया. तो जो भी है ईस्ट वेस्ट whatever it is, but ultimately you see the apparent movement of the sun. This how the sun goes every day. Okay, it appears to change on the horizon every day. However in reality the sun does not move anywhere. Sun move nahi hota, earth move hota, and hence we see that sun is changing its place, but in reality it's not changing its place, it's not moving anywhere. It's just our perception is just apparent from the earth that the sun is moving. Okay, okay, and this movement of the sun towards the north or south in a year is called the apparent movement of the sun. ये जो मूवमेंट है ना बॉस, नॉर्थ या फिर साउथ में जो भी मूवमेंट जहाँ पे भी आप हेमिस्फीयर में रह के देख रहे हैं, that particularly known as apparent movement. तो कोई पूछे apparent movement of the sun क्या है, तो you have to write के movement of sun towards north or south in a year. ठीक है, तो what is apparent movement of the sun? The movement of sun towards the north or south in a year is known as apparent movement of the sun. Okay, the position of the sun, the position of the rising sun keeps on moving towards the south
इन द पीरियड फ्रॉम 21 जून टू 22 दिसंबर। जून से लेके दिसंबर तक राइजिंग सन का जो है मूवमेंट वो होता है टुवर्ड्स द साउथ। जैसे सन यहाँ से राइज किया वो टुवर्ड्स द साउथ जाएगा। कब होगा? 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक। तो दिस पीरियड इज नोन एज दक्षिणायन। ठीक है, दक्षिणायन, जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करना है उसको। 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक दक्षिणायन होता है। क्यों? क्योंकि राइजिंग सन मूव टुवर्ड्स व्हाट? साउथ। अभी इसके ऑपोजिट में क्या होता है? 22 दिसंबर से 21 जून, ठीक है, उसके जस्ट बाद में क्या होता है? सन कीप टुवर्ड्स राइजिंग नॉर्थ। सन कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड हेंस इट इज नोन एज उत्तरायण। उत्तर दिशा नॉर्थ होता है, दक्षिण दिशा साउथ होता है। एंड हेंस यू कैन रिमेंबर कि भाई दक्षिणायन जब हो रहा है तो मतलब क्या है? मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। उत्तरायण जब हो रहा है मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये की है याद करने के लिए। टुवर्ड्स द नॉर्थ अगर मूव हो रहा है तो उत्तरायण, टुवर्ड्स द साउथ अगर मूव हो रहा है तो दक्षिणायन। साउथ में होता है जून दिसंबर, और यहाँ पे होता है नॉर्थ में होता है क्या? दिसंबर टू जून। You have to make this very very clear. It's not nothing but the apparent movement of the sun. हमको ऐसा लग रहा है कि सन नॉर्थ या साउथ में जा रहा है, एक्चुअली इन रियलिटी साउथ या नॉर्थ में नहीं जाता है वो। apparent movement of the sun, जस्ट वो एक कंसेप्ट है ऐसा कि भाई apparent ऐसा मुझे लग रहा है कि इट्स मूविंग, और वही मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग apparent movement of the sun, नॉर्थ या साउथ में जो जाता है। आई होप ये फर्स्ट क्लियर होगा। तो अभी सीजन का क्या रोल है? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ आर टू फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ घूम रहा है अराउंड द सन, और अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस ऐसे नहीं, अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। तो ये दो फैक्टर है रिस्पांसिबल, जो पे हमको दिखता है कि भाई सन का अपरेंट मूवमेंट हो रहा है। एंड फॉर्चुनेटली दिस टू फैक्टर्स के वजह से ही सीजन्स भी होते हैं। कौन से दो फैक्टर? एक तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, फर्स्ट वन, सेकंड टिल्टेड एक्सिस। तो दो चीजों की वजह से सीजन हो रहा है। पहला कौन सा ये पहला कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल? पहला फैक्टर रिस्पांसिबल है इज द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। दूसरा है बॉस क्या? टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द टू फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एज वेल एज ऑफ द सीजन। Okay? Season occur only with reference to the northern and some southern hemisphere. अच्छा, ये बात नोटिस करना कि southern और northern hemisphere में सीजन अलग अलग होंगे, और northern hemisphere में सीजन कुछ और रहेगा तो उसके अपोजिट में southern में रहेगा, और southern में कुछ और रहेगा तो उसके अपोजिट में northern में रहेगा। यानी कि अगर northern साइड में, नॉर्थ में अगर आपको गर्मी है तो साउथ में ठंडी लगेगी, अगर साउथ में ठंडी है तो नॉर्थ में गर्मी लगेगी। कॉमन सेंस है, अपोजिट रहेगा। यू हैव टू वेरी वेरी रिमेंबर। ओके, अब उसके बाद ये पोजीशन को समझने के पहले पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, पेरिलियन एंड एपिलियन। ओके, ये वाला पहले समझेंगे, बाद में 8.1 समझेंगे। फर्स्ट विल गो टू 8.2, एपिलियन एंड पेरिलियन। ठीक है, the path of the revolution of the earth around the sun is elliptical. It's very 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 important, like the path of the revolution of the earth around the sun is elliptical. ठीक है, ये जो भाई ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये जो अर्थ ऐसा घूम रहा है ना, ये वाला ऐसा 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 ऐसा, ये जो घूम रहा है इसको मैं बोलता हूँ एलिप्टिकल, एलिप्स। ओके, द सन इज एट वन ऑफ द टू सेंटर ऑफ द एलिप्स। यहाँ का ये सेंटर, यहाँ का ये सेंटर, और सन दोनों के सेंटर के बीच में। टू सेंटर्स, टू में सेंटर्स ऑफ द एलिप्स, मतलब एक ये वाला सेंटर और एक ये वाला सेंटर। एक्चुअल सेंटर नहीं है, विल रियलाइज नाउ। sun does not change its position. ये very very important है, इसलिए I'm reading one line, बाकी मैं read नहीं करता था, otherwise it's very very important. Okay, the sun does not change its position. It's very very important line. Earth revolve around the sun, उसको बोलते हैं elliptical, और sun जो है वो दोनों elliptical के सेंटर में है। उसके बाद sun does not change its position as the earth moves in an ellipse. ठीक है, ये जो movement है it's known as ellipse. As the earth move in an ellipse, its distance from the sun does not remain the same. ये very very important है। ये sun है, यहाँ पे जब घूम रहा है तो यहाँ पे देखो ऐसा थोड़ा ज्यादा दूर लग रहा है इससे, और फिर यहाँ से जब यहाँ पे आता है तो डिस्टेंस इज कम। तो ये साइड का जो डिस्टेंस है और ये साइड का जो डिस्टेंस है वो दोनों में फर्क है, एंड डिस्टेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे है डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा 152 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है 147 मिलियन किलोमीटर। सो जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, जहाँ पे अर्थ इज अवे फ्रॉम सन, उसको मैं बोलूंगा एपिलियन, और जहाँ पे अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन उसको मैं बोलूंगा पेरिलियन। ठीक है, पास मतलब पेरिलियन, ऐसा करके याद रख लो आप। पास मतलब पेरिलियन और दूर मतलब क्या? एपिलियन।
So when it is farthest from the sun, it is known as aphelion. When it is nearest to the sun, it is known as what? Perihelion. Okay. I hope ये clear हो गया. As it is a minimum distance in, अच्छा जनवरी में वो minimum distance पे होता है, तो यहाँ पे है वो जनवरी, वो minimum distance पे 147 किलोमीटर, और उसको बोलते हैं perihelion position, पास है तो perihelion. In this position, अच्छा अब ये important है, in this position southern one, southern ये पे जो southern देखो ऐसा है थोड़ा, you can see ऐसा है थोड़ा, ऐसा it's kind of, ये जो south portion है more exposed towards the sun, तो ये वाला जो south portion है is more exposed towards the sun rays. Okay. As against this in the first week of July, यहाँ पे the earth is farthest, यहाँ पे जुलाई में सबसे ज्यादा farthest होता है, ये जुलाई में सबसे ज्यादा farthest, ये जनवरी में सबसे ज्यादा है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी यहाँ पे, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? समर. अच्छा देखो, जिस पे ज्यादा लाइट पड़ेगी वो ज्यादा गर्मी होगा, वहां पे सन गर्मी करता है, तो जहाँ पे ज्यादा लाइट होगी उतना ज्यादा वो पोर्शन क्या होगा? गर्म होगा. यहाँ पे क्या होता है? साउथ में ज्यादा लाइट आ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज एक्सपोज मोर टुवर्ड्स द सन एंड हेंस इट इज वार्मर एंड हेंस देयर इज समर सीजन. और नॉर्थ में क्या है? उसका ऑपोजिट रहेगा, मैंने बोला साउथ में जो रहेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ. तो साउथ में अगर समर है बॉस, तो नॉर्थ में क्या रहेगा? विंटर. सेम यहाँ पे उल्टा है, जुलाई में ये फार्देस्ट में रहता है, इसको बोलता है एपिलियन 152 मिलियन किलोमीटर, उसको उत्तरायण भी बोलते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सदर्न समर है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? विंटर. तो यहाँ पे देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथ, और सन के रेस में इस पे पहले पड़ेगी, इस पे बाद में पड़ेगी, इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगी, इस पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्थ में क्या रहेगा बॉस? समर. अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में क्या रहेगा? विंटर. सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर चेंज होगा, इसको ही बोलते हैं सीजन, इसको ही बोलते हैं क्लाइमेट. ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ गया. 8.2 एपिलियन एंड पेरिलियन का पोजीशन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट. ये हमारा सन है, ये अर्थ का टिल्टेड है 23.5 डिग्री. ओके. एक को होता है दक्षिणायन, एक को होता है उत्तरायण. जब वो टुवर्ड्स साउथ मूव करेगा तो वो दक्षिणायन, टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगा तो वो क्या होगा? उत्तरायण. ओके. उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, इसलिए उत्तरायण ऐसे करके याद रखना. पास है तो पेरिलियन ऐसे करके याद रखना. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब आते हैं यहाँ पे. अब ये जो घूम रहा है ना, इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से मेरे मेरे पोजीशंस बदल रहे हैं सन के. तो देखो यहाँ पे कुछ दिया है स्प्रिंग, यहाँ पे दिया है समर, यहाँ पे दिया है ऑटम, यहाँ पे दिया है विंटर. तो बेसिकली 4 सीजन होते हैं. ठीक है, विंटर, समर, ये दो तो हमको पता है, स्प्रिंग और ऑटम. ठीक है, स्प्रिंग अपने इंडिया में भी होता है, इंडिया में ऑटम नहीं होता, ऑटम की जगह कुछ और बोलते हैं. ये 4 तरह के सीजन होते हैं अर्थ पे. एक्चुअली बाहर के देशों में यूएस, यूके, यूरोप वगैरह में ये सभी चलता है 4 सीजन: समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. दीज आर द 4 सीजन. तो ये 4 सीजन किस पे डिपेंड करता है बॉस? मैंने पहले ही बताया था कैसे सीजन होता है. फर्स्ट इज ड्यू टू रेवोल्यूशन, सेकंड इज ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. टिल्टेड कैसे भाई? ये 23.5 पे क्या है? वो टिल्टेड है. सीधा रहना चाहिए था, ऐसे नहीं, वो ऐसे है. ओके. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले विंटर है. विंटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दूर है वो सन से. फिर धीरे धीरे जैसे आए. अच्छा, ये एनपी एंड एसपी क्या है? एनपी मतलब नॉर्थ पोल, एसपी मतलब क्या है? साउथ. फिर धीरे धीरे आया यहाँ पे, तो ये 21 मार्च आ गया, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स. ये सब क्या होता है बताऊंगा मैं. फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं 21 जून, इसको बोलते हैं सॉल्स्टाइस. फिर वापस ये यहाँ पे आ गया, अगेन नॉर्थ पोल ऑटोमल इक्विनॉक्स. तो 2 इक्विनॉक्स है, ये एक और ये एक. फिर वापस ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 सॉल्स्टाइस है. समझ आ रहा है? तो 2 इक्विनॉक्स है, 2 सॉल्स्टाइस है. ये इसमें से सिर्फ अपने को इतना ही समझना था, और डिटेल में आ गया. आई टेक इट अप व्हाट इज इक्विनॉक्स, व्हाट इज सॉल्स्टाइस एंड एटसेट्रा. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज. अभी यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं इक्विनॉक्स और इसका एग्जैक्टली क्या. तो एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आपको पता है अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड. द इक्वेटर रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 डेज इन अ ईयर. तो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ती है जब वो घूम रहा है. तो 2 दिन ऐसा आएगा पूरे घूमने पर, पूरे 365 डेज में 2 दिन ऐसा आएगा कि जब सन रेज परपेंडिकुलर होगी किस पे? इक्वेटर पे. तो 2 दिन होते हैं कौन से? 21 मार्च एंड 23 सितंबर. ये 2 दिन होते हैं 21 मार्च एंड दूसरा दिन होता है 21 सितंबर. ये दोनों आमने सामने हैं. यहाँ पे देखो पूरा एग्जैक्ट सेम, हाफ लिट एंड हाफ डार्क. यहाँ पे हाफ में डार्क है, यहाँ पे हाफ में लिट है. तो ये होता है on these days. ये important है, both the poles are at same distance from the sun. This is called equinox. इक्वल डिस्टेंस है सन पे. कौन? बोथ द पोल्स. वापस आते हैं, बोथ द पोल्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल.
नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं रहते। अगर वो ऐसा रहेगा ना किसी वक्त, ऐसा भी रहता है किसी वक्त, तो उस वक्त सन परपेंडिकुलर रेज होती है इक्वेटर पे, सो दैट सिनेरियो इज नोन एज इक्विनॉक्स, क्योंकि वहां पे इक्वल डे है और इक्वल नाइट है। आप ये समझ, इक्वल डे होगा, इक्वल नाइट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे कि भाई एक चीज ज्यादा होगी एक चीज कम होगी, ऐसा नहीं। एक्चुअल में एक चीज ज्यादा एक चीज कम होती है, आगे टेल यू हाउ। बट इक्विनॉक्स मतलब 2 दिन, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के दिन क्या होती है, इक्वल डे इक्वल नाइट, क्योंकि सेम ऐसा रहता है और परपेंडिकुलर रेस पड़ती है सब जगह, सिमिलर रेस इक्वल रेस, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। डन। चलो वापस यहाँ पे दिया है कि भाई ये हाफ पोर्शन इल्यूमिनेटेड है, हाफ पोर्शन डार्क है, जो ऐसा किया वो डार्क है, और बाकी क्या है इल्यूमिनेटेड है। तो सन की देखो सारी रेज परपेंडिकुलर आ रही है सब जगह, देयर इज नो स्लैंटिंग रेज एज सच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक, आर्टिक सर्कल, सब जगह इक्वल सन रेज आ रही है, एंड हेंस देयर इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट on these 2 days only। ठीक है, 21st मार्च, ओके 21st मार्च एंड 23rd सितंबर, 6 महीने का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से घूम के यहाँ पे आने में, यहाँ से घूम के यहाँ पे आने में 6 मंथ्स लग जाता है, इसलिए वो अपोजिट में है, इसलिए वो 6 मंथ्स का एग्जैक्ट नहीं है 6 मंथ्स, बट डिफरेंस आता है 6 महीने का अप्रोक्स 186 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन इक्विनॉक्स the sun's rays are perpendicular on the equator. In this condition, the circle of illumination condition coincides with great circle defined by two opposite meridians. अब ये important है, the circle of illumination coincides with the great circle defined by two opposite meridians। दो मेरिडियन होते हैं और दोनों अपोजिट रहते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। फर्स्ट मेरिडियन क्या होता है भाई, 0 डिग्री वाला होता है, वो है प्राइम मेरिडियन, जो फर्स्ट है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वहां से मेरा टाइम शुरू होता है। और दूसरा उसके अपोजिट, जीरो डिग्री तो उसके अपोजिट में यहाँ पे आ जाएगा, तो वो होगा क्या 180 डिग्री। 180 डिग्री में होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वहां से क्या होती है डेट स्टार्ट। तो ये दो है, तो ये दोनों अपोजिट में है, तो ये दोनों क्या होता है एक सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल जैसा, ऐसा 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 एक सर्कल बन जाता है। और वही सर्कल इक्विनॉक्स के दिन भी होता है। तो इक्विनॉक्स के दिन 0 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री, देखो हाफ में पूरा सर्कल 360 डिग्री, अगर हाफ में लाइट पड़ रही है मतलब 180 डिग्री में लाइट पड़ रही है, अच्छा 180 डिग्री मतलब एक 0 डिग्री से लगाकर एक 180 डिग्री में लाइट पड़ती होगी। सो इन दैट सिनेरियो 0 डिग्री में प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री में इंटरनेशनल डेट लाइन, पूरा पूरा क्या होता है सनलाइट से भरा। ओके, इसलिए वो बता रहा है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड्स विद द ग्रेट सर्कल डिफाइंड बाय टू ऑपोजिट मेरिडियंस। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर prevails from 21st March to 21st June, spring prevails from 21st March to 21st June, while autumn prevails from 23rd September to 22nd December। ये इसमें नहीं समझेगा तो विल गो अगेन दिस। स्प्रिंग कहाँ से होती है 21st मार्च से लेकर 21st जून तक होती है, और ऑटम कब होती है 23rd सितंबर से लेकर 22nd दिसंबर। यहाँ पे देखो ऑटम दिख रहा है, तो ये पूरा घूम के यहाँ पे आएगा, ऑटम खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से विंटर स्टार्ट हो रही है, तो विंटर से स्प्रिंग, तो विंटर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 21st मार्च से वापस 21st जून तक क्या हो रही है स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है। यही वो लोग कहना चाहते थे फ्रॉम दिस लाइन। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, spring prevails from 21st March to 21st June, while autumn prevails from 23rd September to 22nd December. The southern hemisphere has the opposite season during this period. You have to very remember. नॉर्थ में कुछ और है तो साउथ में कुछ और होगा, नॉर्थ में कुछ और है तो साउथ में कुछ और होगा, सिंपल। In the northern hemisphere, 21st March is called spring or vernal equinox, whereas 23rd September is called autumnal equinox। देखो वो इक्विनॉक्स ऑटम सीजन में आ रहा है इसलिए ऑटमनल इक्विनॉक्स, और पहला वाला जो आ रहा है वो स्प्रिंग में आ रहा है इक्विनॉक्स, इसलिए वो स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स उसका दूसरा नाम है। ऐसा नहीं याद रहता तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर स्प्रिंग में एक इक्विनॉक्स आ गया तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम में एक इक्विनॉक्स आ गया तो वो ऑटमनल इक्विनॉक्स। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज। ठीक है, यहाँ तक आई होप वेरी 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 क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस का डेज कैन बी वेरी, क्योंकि वो लीप ईयर आता है तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है, और एग्जैक्ट 365 डेज नहीं लगते, 365.25 डेज लगते हैं, तो 365 से थोड़े से ज्यादा डेज लगते हैं, इस वजह से डेज कैन वेरी, 1 या 2 दिन आगे पीछे रहते हैं। ओके, ये सब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वापस से। जब when any of the poles inclines most towards the sun, जब कोई भी पोल, ये पोल सब incline मतलब झुकता है most towards the sun,
23.5 पैरेलल ऑफ दैट हेमिस्फीयर रिसीव्स परपेंडिकुलर सन रेज। ये नहीं समझा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलो, जब कोई भी नॉर्थ पोल है, सपोज यहाँ पे होता नॉर्थ पोल, अगर टिल्टेड नहीं टिल्टेड नॉर्थ पोल यहाँ पे होता, बट अपना अर्थ कैसे टिल्टेड है, इसके लिए वो नॉर्थ पोल यहाँ से कैसे आ गया यहाँ पे। तो जब भी होता है तो उसका 23.5, तो 23.5 कौन सा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 दूसरा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला है वहां पे परपेंडिकुलर रेज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज साउथ पोल सामने आ गया, सन के ज्यादा आ गया, तो वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में परपेंडिकुलर रेज आएगी। जब अगर नॉर्थ पोल इंक्लाइन रहेगा सन की तरफ, तो वहां पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट आएगी, परपेंडिकुलर रेज आएगा। लेकिन अगर कभी भी साउथ पोल इंक्लाइन टुवर्ड्स सन हुआ, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज। ओके, कि वो यही बताना चाहता है। See figure 8.4. The sun rays are perpendicular on 22nd March and 23rd, which are the days of equinox. Equinox के दिन तो क्या रहता है, सन सब जगह परपेंडिकुलर रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट 22nd मार्च के बाद other parallels between the equator and the tropic of cancer in the northern hemisphere, in the northern hemisphere और ये इसके बीच में क्या होता है भाई, start receiving perpendicular rays sequentially. और यहाँ पे 21st June and 22nd December the sun rays become perpendicular on the tropic of cancer and the tropic of capricorn respectively. यहाँ पे क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर रेज आएगा, ठीक है। तो 21 जून ये और 22 दिसंबर ये, तो यहाँ पे क्या होता है, साउथ में परपेंडिकुलर रेज आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में परपेंडिकुलर रेज आएगा। और यहाँ पे तो इक्वल रेज आती है, इक्विनॉक्स, इसलिए उसको बोला जाता है। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, मैं काफी अच्छे से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के साथ अगर दिया है तो आपको यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये तो समझ गया कि भाई यहाँ पे कैसे आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लिया, और इक्वेटर पे तो हमेशा लाइट आती ही है, क्योंकि इक्वेटर इज इन द सेंटर, सेंटर पे तो लाइट आएगी, ठीक है। और 2 दिन परपेंडिकुलर आती है सब जगह पे, वो आपने पढ़ा लिया इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे इक्विनॉक्स के अलावा वो क्या होता है, सोल्स्टाइस, जो हम लोग ने अभी पढ़ा 21 जून और 22 दिसंबर, जब एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट्स आती है तब। अगर देखेंगे तो ऐसा, मतलब अगर सोच इमेजिन कर सकते हो आप, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस वक्त इक्वेटर टाइप बन जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस वक्त इक्वेटर टाइप बन जाता है। इफ यू कैन इमेजिन, थोड़ा एक्स्ट्रा था, जरूरत नहीं थी। एनीवेज, आगे बढ़ते। Important line: sun rays are never perpendicular on any of the parallels between tropic of cancer and the north pole. ठीक है, बस 5 लाइन होती है, मैंने बताया था। सबसे बड़ी इक्वेटर होगी, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके नीचे क्या होगा, साउथ पोल। ऐसा 5 इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द पैरेलल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच में सन रेज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आ सकती, यहाँ पे ये वाले जगह पे कभी भी परपेंडिकुलर नहीं आ सकती। वैसे सेम केस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच में कभी भी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर नहीं आ सकती। However, 21st जून क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, तो इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो 21 जून हम लोग ने अभी बात किया, क्या होता है, इक्विनॉक्स होगा, ये क्या होगा, सोल्स्टाइस होगा, सॉरी 21 जून को सोल्स्टाइस होगा। तो सोल्स्टाइस में क्या होगा बॉस, एक साइड थोड़ा झुका हुआ था, एक साइड पे बहुत लाइट आ रही है, एक साइड पे लाइट आ ही नहीं रही है। तो जहाँ पे लाइट आएगी वहां पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे, और जहाँ पे लाइट कम आ रही है, अगर डे लॉन्ग है तो 24 घंटे ही ना, अगर डे सपोज 18 घंटे का हो गया तो 6 घंटे की नाइट होगी, तो नाइट्स आर शॉर्टर। ये समझ में आ रहा है, ये ऐसा था, ऐसा हुआ। यहाँ पे लाइट पड़ी तो ज्यादा बड़ा दिन होगा, और छोटा ही क्या होगा, रात। तो ज्यादा बड़ा दिन मतलब 12 घंटे का अपने यहाँ होता है, उन लोग यहाँ क्या हुआ 18 आवर्स, और 6 घंटे की रात होगी, तो 18 घंटे वहां पे लाइट होगी, 6 आवर्स लाइट नहीं होगी। उसको ही बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। ओके, सिमिलरली 22 दिसंबर को क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे होगा लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। इमेजिन, मैं एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगी, वहाँ लाइट कम आएगी। तो यहाँ पे जब लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में डे नाइट का फर्क पड़ेगा। सो इन दैट सिनेरियो वहाँ पे भी लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। तो जहाँ पे ज्यादा लाइट आ रही है वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्ट नाइट होगी। समझ में आ गया। इसके लिए समझने के लिए मैंने एक अच्छा सा और एक्सेल बनाया है, यू आई होप यू कैन सी। देखते हैं, ये है, मैंने ऐसा डिवाइड किया कि हेमिस्फीयर
दो तरह के होते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। और सोल्स्टाइस रहेगा तो क्या होगा, इक्विनॉक्स रहेगा तो क्या होगा। तो सोल्स्टाइस 2 दिन आएगा, 21 जून और 22 दिसंबर। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर, जो हम लोग अभी डायग्राम देख के आए। तो सोल्स्टाइस जो 21 जून वाला है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में डे लॉन्गेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली बात है नाइट क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। और वही उल्टा होगा, नॉर्थ में जो है वो साउथ में हमेशा क्या होगा, उल्टा। तो यहाँ पे नॉर्थ में डे लॉन्गर था, तो साउथ में क्या होगा, डे शॉर्टर। नॉर्थ में नाइट शॉर्टेस्ट थी, तो साउथ में क्या होगी, नाइट लॉन्गेस्ट हो जाएगी। इक्विनॉक्स के वक्त सब कुछ इक्वल रहता है, डे नाइट सब कुछ इक्वल, क्योंकि वहां पे सब जगह क्या आ रही है, परपेंडिकुलर रेज आ रही है। इक्विनॉक्स में 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सो इन दैट सिनेरियो 12 आवर्स की डे होगी और 12 आवर्स की क्या होगी, नाइट होगी। चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी अगर आगे जाएंगे टेंशन, मतलब 22 दिसंबर को नॉर्थ में क्या है, शॉर्टेस्ट डे होगी और लॉन्गेस्ट। अच्छा, वापस सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे मैंने पढ़ाया कि भाई यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होती है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। सो उसका ही मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अपोजिट पोजीशन लिया है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप जब एक बार खुद रीडिंग कर लेंगे ना, आपको आराम से समझ जाएगा मैंने ये क्या बनाया है। इट्स वेरी वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू रीड आउट वंस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ, वापस चलते टेक्स्ट पे। In the region from Arctic Circle to the North Pole, the sun remains visible for 24 hours or longer. ओए ये क्या है, चल दी यहाँ पे देखो क्या है। In the region from Arctic Circle to the North Pole, Arctic Circle to the North Pole, Arctic Circle से आपको North Pole पे जाना है, वहाँ पे sun 6 months visible रहेगा। In the region from Arctic Circle to the North Pole, the sun remains visible for 24 hours or longer. And at the North Pole, the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. That is for 6 months. 6 महीने आर्टिक सर्कल से लगाकर नॉर्थ पोल, मतलब 6 महीने नॉर्थ में क्या होगा, पूरा दिन ही होगा। और 6 महीने साउथ में क्या होगा, पूरा रात ही होगा। वैसे ही अपोजिट भी होगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। At the North Pole, the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. मार्च से लेकर सितंबर तक 6 महीने तक क्या होती है, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल में 24 आवर्स तक मुझे सन दिखता रहेगा। आपको आज क्या होता है, सन 12 आवर्स ही दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है। बट आर्टिक सर्कल से आप नॉर्थ में जाएंगे, सो यू कैन see sun for 24 hours for 6 long months from 22nd March to 23rd September. Similar situation prevails Similar situation prevails in the region between Antarctic Circle to the South Pole in the period of 23rd September to 21st March. Okay, ये जो मैंने एक्सेल आपने जो पहले स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, वहाँ पे मैंने लिखा होगा कि एट द पोल्स, पोल्स पे कैसा रहता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पे क्या दिन रहेगा, क्या रात रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा, वंस यू रीड दिस होल पैराग्राफ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यू विल गेट टू नो कि भाई मैंने एग्जैक्टली क्या एक्सेल बनाया है, उतने के लिए वो एक्सेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। देखो ऐसा रहेगा, उसको कैसा है, सन यहाँ पे आएगा तो सन यहाँ पे 6 महीने दिखेगा ना पूरा, और यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे पूरी 6 महीने रात ही होगी। वैसे ही सेम ऐसा रहेगा उल्टा, तो यहाँ पे अगर नीचे लाइट आएगी, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा, सन पूरा विजिबल रहेगा। बट यहाँ पे लाइट ही नहीं है, सो इन दैट सिनेरियो वहाँ पे क्या होगा, सन विजिबल नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन होती है, ये 6 महीने में बदलती जाती है, ऐसे ऐसे पूरा जब अर्थ घूम रहा है, ऐसे 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 जब अर्थ घूमता है, सो इन दैट सिनेरियो 6 मंथ्स में वो अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसलिए वो 6 मंथ्स का क्या हम लोग का साइकिल ऑफ सीजन है। 6 महीने सन रहेगा तो गर्मी, 6 महीने सन नहीं रहेगा तो ठंडी। वैसे ही अकॉर्डिंगली नॉर्थ और साउथ पोल में अलग अलग रहता रहेगा। इसलिए वैसे की वजह से ही मैं सीजन डिसाइड करता हूँ। तो सीजन डिसाइड करने के कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट कितना है, क्या इक्विनॉक्सेस है, क्या आज क्या सोल्स्टाइसिस है, क्या आज, सो दैट आई कैन डिसाइड कि भाई आज कौन सा सीजन चल रहा है वगैरह। अच्छा, इक्वेटोरियल रीजन में ना देयर इज नो चेंज ऑफ सीजन एज सच। ठीक है, चेंज ऑफ सीजन भले गर्मी सर्दी वगैरह होती है, बट एक्सट्रीम ठंडी या फिर एक्सट्रीम गर्मी नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, इक्वेटोरियल रीजन जो है वहां पे एक्सट्रीम समर या फिर एक्सट्रीम विंटर नहीं होगा। वहां पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर सिमिलर रहता है, इन द रेंज फ्रॉम लेट्स से 10 डिग्री टू 15 डिग्री, लेट्स से टू 45 डिग्री, यही रेंज में होता है। बट नॉर्थ या फिर साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर इट्स इवन इन -50। ओके, साउथ में जाएंगे वहां पे भी -50 बर्फ जमी है, तो वहां पे कोई रह ही नहीं सकता। सो वहां पे इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन ज्यादा चेंजेस ऑफ सीजन नहीं एक्सपीरियंस करता है, and hence the climate in the region does not change at all in the year. Climate वही का वही रहता है, हाँ seasons can change, but the climate remains that. The climate remains conducive for human environment.
ओके अच्छा, जब बियॉन्ड इक्वेटोरियल रीजन वहाँ पे होता है हेमिस्फीयर में, तो यहाँ तो 6 महीने समर रहेगी या तो 6 महीने क्या रहेगी विंटर, जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन के हिसाब से 6 महीने या तो समर रहेगी या तो क्या रहेगी विंटर, एक ही साल में। तो उसको मैं बोलता हूँ क्या, साइकिल ऑफ सीजन। एक साइकिल था समर का, दूसरा साइकिल क्या आया विंटर का। बट बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होता है, चार चार सीजन होते हैं। ये चार सीजन मैंने आपको बताया, ऑटम स्प्रिंग ये दो सीजन हो गए, और समर विंटर ये दो सीजन हो गए, तो टोटल चार सीजन भी होते हैं। इंडिया में भी चार सीजन है, ठीक है, समर विंटर मानसून और एक होता है स्प्रिंग। तो ये चार सीजन इंडिया में भी है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि भाई कैसे होता है क्या होता है। मैं आपको और चीजें तो शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइकिल ऑफ द सीजन इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो अर्थ का अगर एक्सिस टिल्टेड नहीं होता, ठीक है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड नहीं होता ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। अगर अर्थ ऐसे रहता तो यहाँ पे सबके जगह परपेंडिकुलर रह जाती। 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट होता है नहीं। हर दिन 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऐसा करके होता है। अगर वो टिल्टेड नहीं होता, सोचो वो टिल्टेड होने की वजह से देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ह्यूज डिफरेंस इन द क्लाइमेट, ह्यूज डिफरेंस इन सीजंस। ओके, और जैसे ही क्लाइमेट सीजन टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन का रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी जैसे ये आती है बारिश आती है, आप अम्ब्रेला निकाल लेते हैं। विंटर का सीजन आ गया, वुलन क्लोथ्स आपने ले लिया, गरम गरम खाना ज्यादा पसंद हो जाता है, बारिश में तला हुआ ज्यादा खाना पसंद है। सो इट ऑल डिपेंड ऑन द सीजन, अपनी हरकतें, अपनी जो भी चीजें होती है पहनने की खाने की वगैरह, हर कुछ वो सीजन पे क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। तो वही मैं पे बोल रहा है कि भाई फ्लोरा एंड फौना की भी बदलता है सब कुछ। अगर एंटार्क्टिक रीजन में देखेंगे, ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, एंटार्क्टिका जो डेजर्ट है पूरा बर्फ है वो, तो वहाँ पे पेंगुइन्स मिलेंगे आपको, सील मिलेंगे, एनिमल्स लाइक वॉलरसेस मिलेंगे। तो आपको ये सब देखने हैं, वो सिर्फ वही मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि उन लोगों को ठंडी वाला ही क्लाइमेट चाहिए। तो भगवान ने उनको उस तरह ही डिजाइन किया कि पेंगुइन कैन स्टे इन आइस, सील जो होती है वो आइस वाले पानी में रह सकती है, और वॉलरसेस जो एनिमल होता है वो भी आइस वाले में रह सकते हैं। बट पोलर रीजन मतलब जो नॉर्थ पोल है टॉप पे जो है, उसको आर्टिक सर्कल भी बोल सकते हैं। वहाँ पे होता है रेनडियर, बारहसिंगा जो होते हैं, पोलर बेयर्स रह सकते हैं वहाँ पे, आर्टिक के फॉक्सेस रह सकते हैं। ये सब आपको इमेज मिल जाएंगे, मतलब जस्ट गूगल करेंगे एग्जैक्टली क्या है, तो यू सी कि भाई ये एग्जैक्टली ये वाला प्राणी यहाँ पे रहता है और ये वाला प्राणी यहाँ पे रहता है। पीपल जो भी रहते हैं वहाँ पे भी उन्होंने अडेप्ट कर लिया नेचुरल कंडीशंस को, उसके हिसाब से उनका खाने का, उनके पहनने का चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हवेवर ये जो एडेप्शन है वो सर्टेन लिमिट तक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ठंडी में रह सकते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी में रह सकते हैं, नहीं। हाँ, ठीक ठाक एक लिमिट तक मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत ठंडी है तो वहां तक मैं रह सकता हूँ, थोड़ी बहुत गर्मी तो वहां पे मैं रह सकता हूँ। बहुत ज्यादा ठंडी एंड बहुत ज्यादा गर्मी में आई कैन नॉट सर्वाइव। और ट्रीज भी अकॉर्डिंगली होते हैं सीजन के हिसाब से, फ्रूट जो आते हैं सीजन के हिसाब से निकलता है। जैसे गर्मी में कलिंगर आया, गर्मी में मैंगो आया, तो ये होता है मैंगो अभी ठंडी में नहीं आया। सो अकॉर्डिंगली सीजन के हिसाब से ट्रीज भी चेंज होते हैं, उनका प्लांट्स का, उनका फ्रूट्स का वगैरह, वेजिटेबल्स का वगैरह भी चेंज होता है। क्रॉस भी चेंज होता है, खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स आपने कभी सुना होगा तो। सो अकॉर्डिंगली सब कुछ सीजन पे डिपेंड है, इसलिए मैं बोल रहा ये ज्योग्राफी पढ़ो या ना पढ़ो, एवरीबडी कैन कनेक्ट टू दिस। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट काफी पसंद है, एंड आई होप आपको भी पसंद आ रहा है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अकॉर्डिंगली इस वजह से ही सारी चीजें क्या होती है, डिपेंड होती है। ओके, देयरफॉर एग्रीकल्चर आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स है। एक ये होती है आर्टिक टर्न। आर्टिक मतलब आर्टिक कहाँ रहता है, आर्टिक नॉर्थ पे, एंटार्क्टिक कहाँ रहता है, साउथ। तो भाई से अब ये बर्ड जो है वो नॉर्थ में पाई जाती है। तो वंस द विंटर एट द नॉर्थ पोल बिकम सीवियर, जब नॉर्थ पोल पे विंटर बहुत ज्यादा हो जाता है, सब कुछ बर्फ ही जमा है, तो वही बचने के लिए क्या करेगी, वो ट्रेवल साउथवर्ड। अच्छा, जब साउथ में बहुत ज्यादा समर आ जाती है, दे कैन नॉट सस्टेन समर, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो वापस कहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ में। देख रहे हो, तो जब ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी इन लोग से नहीं बढ़ा, ज्यादा ठंडी रहेगी तो साउथ में आ जाएंगी, साउथ में गर्मी बढ़ेगी तो वापस वो कहाँ चले जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे। ऐसा वो करते क्योंकि भाई उन लोगों को खाना चाहिए, तो इट हैज टू ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड। इन द कोर्स ऑफ 1 year इट ट्रेवल्स अराउंड 70,000 किलोमीटर, बहुत होता है भाई, 70,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक साल के अंदर 70,000 किलोमीटर अप डाउन कर लेते, 35,000 नीचे आके 35,000 वापस ऊपर चले जाते। अच्छा, अब यही है कि यही एक मात्र स्पीशीज होगी, इट माइट बी द ओनली स्पीशीज इन द वर्ल्ड दैट एक्सपीरियंसेस समर ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, ये समर ट्वाइस इन अ ईयर को एक्सपीरियंस करती है, एक जब वो समर नीचे रहती है तब, और वापस जब ऊपर जाती है तब। देखो दी साइबेरियन क्रेन, ये रशिया में होता है, रशिया का एक रीजन है साइबेरिया, वहां पे ये मिलती है आपको साइबेरियन क्रेन। तो ड्यू टू सेवियर विंटर एंड लैक ऑफ फूड, विंटर जब होते हैं और लैक ऑफ फूड मिल जाता है,
तो क्रेन्स फ्रॉम कोल्ड नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थ रीजन में ज्यादा कोल्ड होती, तो विजिट इंडिया, वो वहाँ पे इंडिया में आ जाते हैं अराउंड 8 to 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करके। इमेजिन कितना ट्रेवल करते हैं, 8,000 10,000 किलोमीटर फ्रॉम रशिया टू दे कम टू इंडिया। सो वंस समर स्टार्ट्स इन इंडिया दे माइग्रेट बैक टू नॉर्थ, क्योंकि इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है इन लोगों के हिसाब से, इसलिए दे माइग्रेट बैक टू नॉर्थ। अब दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ नहीं क्या है क्या नहीं, बाद में और आगे बढ़ेंगे। Goodbye, stay home, stay safe. I know ये सब टफ टाइम्स चल रहा है, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी तो ग्लैंडमार्क ने उसकी दवा भी निकाल दी है, फेबी फ्लू या फेबी पैरवेल्स करके एक नाम है उस दवा का। तो प्लीज स्टे पॉजिटिव। डिप्रेसिंग टाइम्स है सबके लिए, सब कुछ बदल गया है, सबका शेड्यूल चेंज हो गया है, कहाँ क्या खा रहे क्या पी रहे कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, शेड्यूल एवरीथिंग चेंज। अगर स्कूल होता सुबह 7 साढ़े 7 8 बजे में उठ सकता था, बट आज मैं उठ के क्या करूँ, कुछ है ही नहीं काम करने को। मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मुझे तो है, वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा है। सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। अभी पहले वर्चुअल कभी पढ़ाया नहीं जाता था मेजरली, लाइव क्लासेस होते थे, स्कूल लेवल पे इतना नहीं होता था, स्कूल में टीचिंग होती, बट आज स्कूल लेवल पे भी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग को इनकलकेट कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, यूट्यूब, ये सब अच्छी अच्छी चीजें हैं। यू कैन टेक दी बेनिफिट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ओके। इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी। सो अल्टीमेटली यही कहना है कि स्टे होम स्टे सेफ, बाहर का नहीं खाना है, हाथ अच्छे से पोंछने हैं, साफ करने हैं, है ना, रोज नहाना है। नेल्स कट करो प्रॉपर, उसको छोटे ही रखो, नेल्स के अंदर भी वो क्या वायरस जा सकता है, नेल्स के अंदर वो वायरस रहता है, फिर वो खाने के साथ में अपने पेट में भी जा सकता है। सो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ना, ये इंपॉर्टेंट है हेल्थ में। एक बार हेल्थ खराब हो गई, बच्चों को ज्यादा हो रहा है, वो बच्चों और बूढ़े को, तो यू हैव टू टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम।